नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं कि विज्ञान कथा को हकीकत बनाने जैसा है। न्यूरालिंक। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य है कि इंसान के दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ा जाए। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, आपके दिमाग में एक छोटी सी चिप लगी हो और आप कंप्यूटर या एआई से सीधे बात कर सकें। सुनने में तो बिल्कुल भविष्य की बात लगती है। लगती है, पर ये अब तेजी से बन रही है, विकसित हो रही है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये तकनीक असल में है क्या, इसके पीछे वो क्या सोच है, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं और हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सही। हमने इस पर काफी कुछ पढ़ा है, लेख, रिसर्च पेपर्स, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो सब हमने देखा है। जी। और आज हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी का जो सार है, निचोड़ है, वो आपके सामने रखें। कोशिश करेंगे कि ये जो जटिल सी तकनीक है, इसे आसान भाषा में समझें। हाँ, ये जरूरी है। और इसके जो जबरदस्त फायदे हो सकते हैं और उतने ही शायद गंभीर जोखिम भी हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल, दोनों पहलू देखना जरूरी है। हाँ, सिर्फ सोचने भर से आप अपना फोन चला लें या किसी दोस्त को मैसेज भेज दें, है ना, कमाल की बात। है तो कमाल की, पर इसके पीछे की तकनीक और वो जो पूरी फिलॉसफी है, उसे समझना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। न्यूरालिंक असल में है क्या? इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई कहा जाता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, तकनीकी। हाँ, तकनीकी तो है, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसा नाम से पता चल रहा है, दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है। अब हमारा दिमाग जो है उसमें खरबों न्यूरॉन्स हैं। खरबों? हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं। ये आपस में बात करती हैं, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, हिलने डुलने के लिए बिजली और केमिकल सिग्नल भेजती हैं एक दूसरे को। अच्छा। तो न्यूरालिंक जैसी जो बीसीआई तकनीक है वो इन्हीं संकेतों को, इन सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करती है। कैसे, मतलब कैसे पकड़ते हैं ये इसमें सिग्नल्स? बहुत पतले लचीले थ्रेड्स जैसे होते हैं, हाँ। या इलेक्ट्रोड कह लीजिए। हाँ। इन्हें सर्जरी करके दिमाग के कुछ खास हिस्सों में लगाया जाता है। सर्जरी से? हाँ, सर्जरी जरूरी होती है। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये हजारों न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। हजारों न्यूरॉन्स की? ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। फिर इन सिग्नल्स का क्या होता है? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स तो है, और यहीं पर असली चुनौती और तकनीक का कमाल है। हाँ। देखिए, इलेक्ट्रोड्स ने जो सिग्नल पकड़ा वो कच्चा न्यूरल डेटा होता है। अच्छा। उसे फिर एक भारी डिवाइस या कंप्यूटर पर भेजा जाता है। वहां पर बहुत स्मार्ट एल्गोरिदम होते हैं, हाँ। जो इन जटिल पैटर्न को एनालाइज करते हैं और उन्हें ऐसी कमांड में बदलते हैं जिससे कंप्यूटर समझ सके। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका हाथ लकवाग्रस्त है, चल नहीं सकता। वो सिर्फ सोचे कि मुझे हाथ हिलाना है। हाँ। तो बीसीआई उस इरादे से जुड़े जो खास न्यूरल पैटर्न्स हैं उनको पहचानेगा। हाँ। और उसे एक कमांड में बदल देगा, जैसे स्क्रीन पर कर्सर को दाएं ले जाओ, या फिर किसी रोबोटिक हाथ को कहेगा पकड़ने के लिए बंद हो जाओ। अच्छा, तो ये एक तरह से दिमाग की भाषा को डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरह से दिमाग की भाषा का डिजिटल अनुवाद। और कई स्रोत यही बताते हैं कि इस सिग्नल प्रोसेसिंग में सटीकता लाना और स्पीड लाना, ये सबसे बड़ी तकनीकी मुश्किलें रही हैं अब तक। दिमाग की भाषा का अनुवाद, ये समझना तो वाकई बहुत दिलचस्प है। और जैसा कि हमने जो पढ़ा है उसमें बार बार ये बात आई है कि इस तकनीक का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी लक्ष्य वो मेडिकल फील्ड है। निश्चित रूप से न्यूरालिंक और जो दूसरी बीसीआई रिसर्च चल रही हैं, उसका पहला फोकस उन लोगों की मदद करना है जो गंभीर न्यूरोलॉजिकल दिक्कतों से या चोटों से जूझ रहे हैं। जैसे? आप सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसे रीढ़ के हड्डी में चोट लगी है, पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, बोल भी नहीं सकता। हाँ। वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर टाइप करके बात कर सके या अपनी व्हीलचेयर चला सके। ये तो सच में जीवन बदलने वाली बात होगी। बिल्कुल। या फिर वो लोग जिन्होंने स्ट्रोक की वजह से या एएलएस जैसी बीमारियों की वजह से हिलना डुलना बंद कर दिया है, वो फिर से बाहरी दुनिया से जुड़ पाएं। एक स्रोत में हमने पढ़ा भी था कि शुरुआती जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें कुछ सफलता मिली है, जैसे मरीज कर्सर हिला पाए हैं या छोटे मोटे गेम खेल पाए। हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती दौर में है। हाँ, शुरुआती है, लेकिन उम्मीद तो जगाता है। इसके अलावा वो अंधेपन और बहरेपन के इलाज की भी बात होती है, वो कैसे काम करेगा? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अंधेपन के लिए आइडिया ये है कि एक कैमरा बाहर की दुनिया की तस्वीरें लेगा। अच्छा। और फिर बीसीआई उस विजुअल जानकारी को सीधा दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में भेजेगा।
मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो देखने का काम करता है। सीधे दिमाग में? हाँ, बिजली के संकेतों के रूप में। उम्मीद ये है कि इससे व्यक्ति को किसी न किसी तरह देखने का अनुभव होगा। शायद वैसा नहीं जैसा सामान्य नजर होती है, पर कुछ तो होगा। और ऐसे ही बहरेपन के लिए सीधे सुनने वाली नस या दिमाग के सुनने वाले हिस्सों को सिग्नल भेजकर सुनने की क्षमता वापस लाने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो? हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद है जिनके लिए आज के मेडिकल उपाय काफी नहीं हैं या काम नहीं करते। ये सच में जीवन की गुणवत्ता में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। मेडिकल फील्ड में इसके इस्तेमाल तो वाकई मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकते हैं। लेकिन जब हम न्यूरलिंक की बात करते हैं तो एलॉन मस्क का नाम जरूर आता है। हाँ, बिल्कुल। और उनका जो बड़ा विजन है, कई सूत्रों के अनुसार उनकी सोच सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये आइडिया कि हम भविष्य में अपनी यादें, मेमोरीज स्टोर कर पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, एलॉन मस्क का विजन हमेशा बहुत बहुत बड़ा होता है। वो अक्सर टेक्नोलॉजी की हदों को चुनौती देते हैं। अब ये यादों को स्टोर करने या डाउनलोड करने का आइडिया अभी तो बहुत काल्पनिक सा लगता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि बीसीआई की क्षमता पर आधारित है। अच्छा। सिद्धांत ये है कि अगर हम ये समझ जाएं कि यादें दिमाग में कैसे कोड होती हैं, मतलब किन न्यूरल पैटर्न से जुड़ी होती हैं, और अगर हमारे पास उन पैटर्न को बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ने और लिखने की तकनीक आ जाए, हाँ, तो शायद भविष्य में यादों को डिजिटल रूप में सेव करना या शायद उन्हें वापस दिमाग में अपलोड करना भी संभव हो जाए। अपलोड करना? हाँ, हालांकि ज्यादातर न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जटिल है। हम अभी तक यादें कैसे बनती हैं, कैसे स्टोर होती हैं, इसी प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। ये तो सचमुच साइंस फिक्शन जैसा है। और उनका एक और काफी विवादित विचार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ इंसान का विलय, मर्जर। इसके पीछे क्या तर्क है? ये मस्क के भविष्य को देखने के नजरिए का एक मुख्य हिस्सा है। उनका तर्क, जैसा कई इंटरव्यू और लेखों में आया है, वो ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, वो तो है। और भविष्य में ये इंसानी बुद्धि से कई ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उन्हें चिंता है कि ऐसी हालत में इंसान बेकार हो सकते हैं, अप्रासंगिक, या एआई हमें कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, ये डर है उनका। हाँ, उनका मानना है कि इस अस्तित्व के खतरे से बचने के लिए इंसानों को अपनी सोचने समझने की शक्ति, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाना होगा, और न्यूरालिंक जैसा हाई बैंडविड्थ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमें सीधे एआई से जुड़ने में मदद कर सकता है। सीधे जुड़ना मतलब हम एआई की प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल सीधे अपने दिमाग से कर सकेंगे। यहां तक कि टेलीपैथी की बात भी करते हैं वो, बिना बोले, विचारों का सीधा आदान प्रदान। ये सब उसी बड़े विजन का हिस्सा है। एआई के साथ विलय, ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना विचार भी लगता है तो। और ये हमें सीधे इस तकनीक के संभावित फायदों और जोखिमों पर ले आता है। पहले फायदों की बात करते हैं। मेडिकल के अलावा और क्या बड़े फायदे दिखते? मेडिकल के अलावा भी कई फायदे हैं जिनकी चर्चा होती है। एक तो है कम्युनिकेशन की स्पीड और एफिशिएंसी में जबरदस्त बढ़ोतरी। जैसे? सोचिए, आप बिना टाइप किए या बोले सीधे अपने विचारों से ईमेल लिख दें, मैसेज भेज दें या कोई जानकारी ढूंढ लें। वाह! ये सीखने के लिए, काम करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए नए रास्ते खोल सकता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, जैसा मस्क कहते हैं, एआई के साथ बेहतर तालमेल। अगर हम एआई के क्षमताओं का इस्तेमाल ज्यादा आसानी से कर पाएं, तो ये बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में, वैज्ञानिक खोजों में, शायद नया संगीत बनाने या आर्ट बनाने में भी मदद कर सकता है। कुछ स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि ये शारीरिक अक्षमताओं के अलावा कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे बहुत गंभीर डिप्रेशन या एंग्जाइटी, उनके इलाज में भी शायद कोई भूमिका निभाए। हालांकि ये अभी सिर्फ अंदाजा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बेहतर सेहत, तेज कम्युनिकेशन, बढ़ी हुई क्षमताएं। लेकिन जैसा हर ताकतवर तकनीक के साथ होता है, इसका एक स्याह पहलू भी है। बिल्कुल। हमने जो स्रोत देखे उनमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। हाँ, और ये चिंताएं शायद सबसे अहम हैं। देखिए, हमारा दिमाग वो हमारी पहचान है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यादें सब वही हैं। सही। ये सबसे निजी डेटा है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अब अगर कोई सिस्टम जो सीधे आपके दिमाग से जुड़ा हो, हाँ, उसे हैक कर लिया जाए तो उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। सोचिए, कोई आपके विचार पढ़ सके, आपकी यादों तक पहुंच जाए, या उससे भी बुरा, आपके विचारों या भावनाओं को बदल दे, उनमें हेरफेर कर दे। हेरफेर मतलब? हाँ, क्या कोई आपके व्यवहार को बिना आपको पता चले प्रभावित कर सकता है?
ये तो व्यक्तिगत आजादी के लिए एक अभूतपूर्व खतरा है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। डेटा एन्क्रिप्शन और सुरक्षा इंतजामों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना होगा, लेकिन कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता। हैकिंग का खतरा ही अपने आप में बहुत डरावना है। लेकिन इसके अलावा वो मानवीय पहचान और हमारे इंसान होने के मतलब पर भी सवाल उठते हैं, जैसा कुछ दार्शनिक लेखों में हमने पढ़ा। हाँ, ये एक गहरा दार्शनिक सवाल है। अगर हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को लगातार बाहरी तकनीक से मिलाते जाएंगे तो मैं का मतलब क्या रह जाएगा? क्या हमारी भावनाएं, हमारी समझ, हमारी क्रिएटिविटी, क्या वो प्रभावित होंगी? क्या हम ज्यादा मशीनी और कम मानवीय हो जाएंगे? ये भी एक डर है। मशीन पर हमारी निर्भरता किस हद तक हमारी जो जैविक प्रकृति है उसे बदल देगी? क्या दुख, दर्द, अनिश्चितता, ये जो मानवीय कमजोरियां हैं, जो हमें हमदर्दी सिखाती हैं, जुड़ाव सिखाती हैं, क्या वो कम हो जाएंगी? हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। और इन व्यक्तिगत और दार्शनिक चिंताओं के साथ साथ सामाजिक और नैतिक सवाल भी जुड़े हैं। एक बड़ी चिंता जिसका जिक्र कई स्रोतों में है, वो है असमानता का बढ़ना। बिल्कुल, ये एक बहुत वास्तविक खतरा है। अगर न्यूरलिंक जैसी तकनीक महंगी होती है, और शुरुआत में तो महंगी ही होगी, हाँ, जाहिर है, तो क्या सिर्फ अमीर लोग ही अपनी दिमागी क्षमताओं को अपग्रेड कर पाएंगे? क्या इससे समाज में बढ़े हुए यानी ऑगमेंटेड और गैर बढ़े हुए यानी अनऑगमेंटेड इंसानों के बीच एक नई और गहरी खाई पैदा हो जाएगी? मतलब एक नया विभाजन। हाँ, सोचिए एक जॉब मार्केट जहां ऑगमेंटेड लोगों को साफ फायदा हो। इससे समाज में बंटवारा और तनाव बढ़ सकता है। ये तो है। इसके अलावा सहमति का सवाल भी है, कॉन्सेंट। क्या किसी पर सीधे या घुमा फिरा कर इस तकनीक को अपनाने का दबाव डाला जा सकता है? क्या बच्चों के दिमाग में चिप लगाई जानी चाहिए? ये बहुत मुश्किल नैतिक दुविधाएं हैं जिन पर समाज को बहुत बहस करनी होगी, नियम बनाने होंगे, इससे पहले कि ये तकनीक आम हो जाए। भविष्य की बात करें तो एलन मस्क का एक और महत्वाकांक्षी विचार है अपना डिजिटल संस्करण बनाना। कुछ स्रोत इसे चेतना अपलोडिंग से जोड़ते हैं। इसका क्या मतलब है और ये कितना वास्तविक लगता है? डिजिटल संस्करण या माइंड अपलोडिंग का विचार, ये शायद न्यूरालिंक के विजन का सबसे दूरगामी और कह सकते हैं काल्पनिक पहलू है। हाँ, लगता तो है। इसका मूल विचार ये है कि अगर हम किसी इंसान के दिमाग की बनावट और उसकी एक्टिविटी को इतनी सटीकता से मैप कर लें कि उसके सारे कनेक्शंस और वो कैसे काम करता है ये समझ जाएं, तो शायद हम उसे कंप्यूटर पर सिमुलेट कर सकें, मतलब उसका एक मॉडल बना सकें। अच्छा, ये सिद्धांत रूप में उस व्यक्ति की चेतना का एक डिजिटल क्लोन बना सकता है जो उसके शरीर के मरने के बाद भी मौजूद रह सके। मतलब डिजिटल अमरता। हाँ, एक तरह की डिजिटल अमरता का वादा। हालांकि ये विचार बहुत गंभीर वैज्ञानिक और दार्शनिक चुनौतियों से भरा है। जैसे? पहली बात तो हम अभी तक चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस, इसी को पूरी तरह नहीं समझते, तो इसे कॉपी या ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? सही बात है। दूसरी बात, क्या ऐसा डिजिटल संस्करण वाकई आप होगा या सिर्फ आपकी एक नकल? ज्यादातर वैज्ञानिक इसे निकट भविष्य में तो संभव नहीं मानते, लेकिन ये दिखाता है कि इस तकनीक को लेकर महत्वाकांक्षाएं कितनी ऊंची हैं। हाँ, ये तो है। ये हमें इंसान होने की परिभाषा पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आज हमने न्यूरलिंक की इस जटिल दुनिया को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक है जिसका मकसद दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना है। इसके पीछे मेडिकल फील्ड में क्रांति लाने की जबरदस्त क्षमता है, लकवा, अंधापन, बहरापन जैसी स्थितियों में मदद करने की। जी। हमने तेज कम्युनिकेशन और एआई के साथ जुड़ने जैसी भविष्य की संभावनाओं पर भी बात की। लेकिन साथ ही हमने प्राइवेसी और सुरक्षा के गंभीर खतरों, मानवीय पहचान पर उठने वाले सवालों और असमानता जैसी सामाजिक और नैतिक चिंताओं पर भी गहराई से विचार किया, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, न्यूरलिंक और इस जैसी तकनीकें हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं जहां हमें टेक्नोलॉजी, इंसानियत और भविष्य के बीच के रिश्ते पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं सभ्यता की चुनौती है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम प्रगति, प्रोग्रेस किसे मानते हैं? क्या मतलब? क्या सिर्फ क्षमता बढ़ाना ही प्रगति है या इसमें मानवीय मूल्यों और अनुभवों को बचाए रखना भी शामिल है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे जैसे हम अपनी जैविक सीमाओं को टेक्नोलॉजी के जरिए पार करने की ताकत हासिल कर रहे हैं, हमें ये तय करना होगा
कि हम अपनी इंसानियत के किन पहलुओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और उन्हें कैसे सुरक्षित रखेंगे। ये एक ऐसा विचार है जिस पे हम सभी को, वैज्ञानिकों को, पॉलिसी बनाने वालों को और आम नागरिकों को मिलकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये भविष्य शायद उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं।